नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, अभी हाल में ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया। यह कथन जो है पूर्ण रूपेण सही है, क्योंकि अभी जो है 16 जनवरी को, कब 16 जनवरी 2021 को जो है सक्षम अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया। कथन बी है, इस अभियान का उद्देश्य हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में नागरिकों को जागरूक करना है या जागरूकता फैलाना है। यह कथन भी हमारा सही है। तीसरा कथन है, कथन सी, सक्षम का अर्थ होता है संरक्षण क्षमता और महोत्सव। यह कथन भी पूर्ण रूपेण सही है। हमारा चौथा कथन है कि यह अभियान 2 माह तक संचालित होगा। यह कथन गलत है, क्योंकि जो यह अभियान है 2 माह तक संचालित न होकर 1 माह तक संचालित होगा। तो इस प्रकार से हमारे कथन ए बी सी सही हैं और विकल्प बी कथन ए बी सी सही है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, अभी हाल में ही नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया। तो यह कथन सही है। अभी हाल में ही कब? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को जो है नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया। दूसरा कथन है, नीति आयोग द्वारा जारी यह दूसरा सूचकांक है। यह कथन भी जो है सही है, क्योंकि इसके पहले जो है 17 अक्टूबर 2019 को जो है इसका प्रथम चरण प्रारंभ किया गया था। हमारा तीसरा कथन है, इस इंडेक्स में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं पंचम स्थान क्रमशः कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना एवं केरल का है। यह कथन भी सही है, क्योंकि इसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं पंचम स्थान, पहला स्थान किसका आया? कर्नाटक का। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का। तृतीय स्थान तमिलनाडु का। चौथा स्थान तेलंगाना का। पांचवा स्थान केरल को प्राप्त हुआ है। हमारा अगला कथन है, इस सूचकांक में सबसे नीचे झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं बिहार का रहा। यह कथन भी सही है। इस प्रकार से हमारे चारों कथन सही है। कथन ए बी सी डी सही है। तो हमारा जो है 20 जनवरी 2021 को जो है नीति आयोग ने इस इंडेक्स को जारी किया था, जिसमें जो है विभिन्न मापदंडों के आधार पर जो है कर्नाटक को प्रथम स्थान, महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान, तमिलनाडु को तृतीय स्थान, तेलंगाना को चतुर्थ स्थान और केरला को पंचम स्थान प्राप्त हुआ। यह इंडेक्स पहली बार कब जारी किया गया था? 17 अक्टूबर 2019 को जो है यह इंडेक्स पहली बार जारी किया गया था। और इसमें जो है सबसे नीचे झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं बिहार रहे हैं। इसमें जो है जो हमारा सूचकांक है, इसको जो 3 श्रेणियों में विभाजित करके जो है लिस्ट जारी की गई थी। इसमें जो है 17 प्रमुख राज्य, 10 पूर्वोत्तर राज्य एवं 17-10-27 एवं जो है 9 राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश के थे। तो हमारा जो हो गया 17-10-9। इसके बाद जो है इसमें एक प्रश्न है, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा में तो उत्तर प्रदेश का भी स्थान पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान कर्नाटक को, अंतिम स्थान बिहार को। यह भी पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग के विषय में हम लोग जानते हैं कि पहले जो हमारा योजना आयोग था, उसके स्थान पे जो है नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह हमारा जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और जो नीति आयोग है इसे सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में, सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न भी पीसीएस में आया था एक बार। और जो है, जो हम लोगों को मालूम है, प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वह डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अवस्थित है। पहला कथन है मथुरा, दूसरा विकल्प है अयोध्या, तीसरा विकल्प है काशी और चौथा विकल्प है हरिद्वार। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी अयोध्या। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, अभी हाल में ही नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने गुच्छी मशरूम को जीआई टैग देने की मांग की। तो यह कथन जो है सही है, क्योंकि अभी जो है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने जो है जो गुच्छी मशरूम होती है उसको जीआई टैग देने की मांग की है। अभी कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए अप्लाई, जीआई टैग के लिए अप्लाई भी कर दिया है। और दूसरा कथन है, यह मशरूम सबसे अधिक महंगी मशरूम है। तो सबसे अधिक जो है महंगी सब्जी कौन सी है? गुच्छी मशरूम है। यह कथन भी सही है। इसका वैज्ञानिक नाम है मार्कुला एस्कुलेंटा। मार्कुला एस्कुलेंटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। यह कथन भी सही है। और हमारा चौथा कथन है, इसमें 32.7% प्रोटीन, 2% वसा, 17.6% फाइबर एवं 38% कार्बोहाइड्रेट है। यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से हमारे चारों कथन सही हैं। तो हमारा विकल्प ए चारों कथन सही है, हमारा सही आंसर होगा। तो अभी जो है गुच्छी मशरूम जो है यह बेसिकली जो है हिमालयन राज्यों में पाई जाती है, साथ साथ में नेपाल में भी जो पाई जाती है। और मुख्य रूप से जो जम्मू कश्मीर में जो डोडा ज़िला है, जम्मू कश्मीर में जो डोडा ज़िला है वहाँ पर यह मशरूम ज़्यादातर पाई जाती है। साथ में हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के क्षेत्र में भी पाई जाती है। और यह प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली सबसे महंगी सब्जी। यह लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति किलो बिकने वाली सब्जी आती है। और यह स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से अगर इसे देखा जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अगर कोई व्यक्ति जो इसका नियमित प्रयोग कर रहा है सब्जी के रूप में, तो उसे जो है हृदय संबंधित बीमारी नहीं हो सकती है। तो हमारा जो शारीरिक सिस्टम है उसको जो है इस मशरूम के द्वारा जो है मेंटेन किया जाता है। बीमारियों से व्यक्ति जो है निजात पा सकता है इसके नियमित प्रयोग से। तो हमारा अगला प्रश्न है, मित्रों आगे बढ़ने से पहले आपसे यह अनुरोध है कि वीडियो को देखने के पश्चात आप सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपका वीडियो या चैनल से संबंधित कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, जो बाइडेन ने हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रभार संभाला है, वे किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? हम लोगों को मालूम है अभी अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें जो है जो बाइडेन ने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पे जो है शपथ लिया है। तो किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? पहला विकल्प है 42वां, दूसरा विकल्प है 43वां, चौथा विकल्प है 46वां और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। सही आंसर है विकल्प सी। जो बाइडेन जो है 46वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है 45वें क्रम के जो है राष्ट्रपति थे। और कब इन्होंने शपथ लिया है? 20 जनवरी को।
20 जनवरी 2021 को इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पे शपथ लिया। इनका पूरा नाम भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन। और ये जो है अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति हैं। 78 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है राष्ट्रपति पद पे शपथ लिया है। और एक चीज़ इनके विषय में और है, ये जब सीनेटर के रूप में इनका जब चयन हुआ था तो वह सबसे कम उम्र के सीनेटरों में से एक थे। और 2009 से 2017 तक इन्होंने जो है उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किया है। और हम लोगों को मालूम है कि जब वहाँ पे चुनाव हुआ था नवंबर में, तो उसके बाद से ही जो है डोनाल्ड ट्रंप और इनके बीच में जो है काफ़ी खींचतान चल रही थी। और ट्रंप ने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है पुनः जो है चुनाव के लिए जो है मुकदमा दायर किया था, जिसमें जो उनको जो है पराजय मिली। मतलब लोकतंत्र की वहाँ पे जीत हुई, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को ठुकरा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था? लोकतंत्र के बहुमत को ठुकराया था। तो शपथ ग्रहण करने के बाद इन्होंने कहा था, जो अपना पहला भाषण दिया था, कि ये अमेरिका का दिन है। कौन सा दिन? 20 जनवरी का दिन। 20 जनवरी का दिन ये अमेरिका का दिन है, एक लोकतंत्र की जीत है और जश्न का समय है। यह नया इतिहास बन रहा है। तो यह अपने प्रकार से एक इनका जो है लोकतंत्र में विश्वास का जो है प्रतीक भाषण इन्होंने दिया था। यह प्रश्न आ सकता है कि अमेरिकी इतिहास के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति कौन हैं? तो कौन है? जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन हैं। और अगर आप लोगों को समय मिले तो इनके विषय में ज़रूर पढ़िए, ज़रूर इनके विषय में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि इनकी जीवन एक ऐसा रहा है कि जो बहुत ही जो है झंझावत का जीवन रहा है। और उस झंझावत को इन्होंने किस प्रकार से पार करके जो है विश्व के सबसे बड़े देश के जो है राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। तो आप अवश्य जो है इनको सर्च कीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है? पहला विकल्प है पीएचडी, दूसरा विकल्प है एमफिल, तीसरा विकल्प है बीएड, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। तो जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है एमफिल को हटाने का या एमफिल को समाप्त करने का सुझाव कमेटी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। पहला विकल्प है सुनील अरोड़ा, दूसरा विकल्प है स्तुति काकर, तीसरा विकल्प है गिरीश चंद्र मुर्मू और चौथा विकल्प है सोमराय वर्मन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। और हमारा पहला विकल्प है सुनील अरोड़ा। आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनने के पहले कहाँ के जो है उप गवर्नर थे? कहाँ के उप गवर्नर थे? तो आप लोग जो है इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो पहला विकल्प है सुनील अरोड़ा। तो हम लोगों को मालूम है कि सुनील अरोड़ा जो है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। किस क्रम के हैं? प्रश्न कई बार आया। 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन? सुनील अरोड़ा। हमारा विकल्प भी है स्तुति काकर। स्तुति काकर, तो जो स्तुति काकर हैं यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं ये। और इसके बाद जो है सोमराय वर्मन का नाम है, तो ये जो है महालेखा नियंत्रक हैं। महालेखा नियंत्रक हैं कौन? सोमराय वर्मन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं। पहला विकल्प है अविक सरकार, दूसरा विकल्प है शैलेश गुप्ता, तीसरा विकल्प है शेखर कपूर, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, शेखर कपूर। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? शेखर कपूर है। और हमारा पहला विकल्प है अविक सरकार। अविक सरकार कौन है? तो आप लोगों ने पीटीआई का नाम सुना होगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष कौन है? अविक सरकार है। हमारा विकल्प बी है शैलेश गुप्ता। तो जो शैलेश गुप्ता हैं वो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। कौन? शैलेश गुप्ता। हमारा ठीक है, विकल्प इसमें नहीं है कुछ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है? पहला विकल्प गिरीश वापट, दूसरा विकल्प अधीर रंजन, तीसरा विकल्प विवेक जोशी, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। विकल्प भी सही है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हैं वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी। हम लोगों को लोक लेखा समिति के विषय में थोड़ी सी जानकारी होगी कि लोक लेखा समिति जो है, जो कैग की रिपोर्ट आती है उसकी जांच करती है। और इसमें जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। और एक प्रश्न आता है कि किन दो समितियों को जो है जुड़वा बहनें कहते हैं? जुड़वा बहनें, तो हमारी जो लोक लेखा समिति है और एक समिति है प्राक्कलन समिति है, इन दोनों समितियों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। एक प्रश्न आता है कि वह कौन सी समिति है जिसमें सभी सदस्य लोकसभा के ही मेंबर होते हैं? तो वह आपकी प्राक्कलन समिति है और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा से होते हैं। मतलब इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसमें एक चीज छूट रहा है मुझे लगता है, हाँ विकल्प में बता दूं आपको। गिरीश वापट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गिरीश वापट जो है आपकी अभी ये जो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। कौन? गिरीश वापट। और हमारा अगला विकल्प है विवेक जोशी, विकल्प सी जो है विवेक जोशी। तो यह आपके जो है महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। कौन? शैलेश गुप्ता। और अभी जनगणना शुरू होगी तो इन्हीं के जो है निर्देशन में जनगणना शुरू हो रही है। 2021 की जनगणना 2021 के। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। पहला विकल्प ऋषिकेश, दूसरा विकल्प कोलकाता, तीसरा विकल्प त्रिपुरा, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया। कब किया गया? 12 से 16 जनवरी के मध्य जो है इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का जो है आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? शिशु किशोर एकेडमी के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। हमारा पहला विकल्प है ऋषिकेश में कौन सा आयोजन किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय
योगा दिवस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऋषिकेश में किया गया था। विकल्प सी है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में एक महोत्सव है हार्नबिल। हार्नबिल महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा में किया गया था 2020 में। हमारा अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है कथन, अभी हाल में ही ग्लोबल फायर पावर 2020 की सूची जारी की गई। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। अभी जो है कौन सी है? ग्लोबल फायर पावर 2020 की जो है सूची, ये जो है 2021 है, ये 2020 नहीं है। ग्लोबल फायर पावर 2021 की सूची जारी की गई है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, इस सूची में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। यह कथन भी सही है। इसमें जो है भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में प्रथम स्थान अमेरिका एवं द्वितीय स्थान रूस को प्राप्त हुआ। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। तो इस प्रकार से हमारे तीनों कथन सही हैं। तो विकल्प ए, सभी कथन सही हैं। तो अभी हाल में ही जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 की सूची जो है जारी की गई है और इस सूची में कुल 133 देशों को सम्मिलित किया गया था। और जो है इसमें जो है किसी देश की सैन्य ताकत के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर इस सूची को तैयार किया जाता है, जिसमें रक्षा बजट, आधुनिक हथियारों और सैनिकों की तादाद समेत कई जो है कारकों पर रैंकिंग तैयार की जाती है। तो हमारे चूंकि भारत का स्थान चौथा पर है तो यह परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला स्थान भी पूछा जा सकता है तो अमेरिका को मिला है, दूसरा स्थान रूस को मिला। अगर तीसरा स्थान भी पूछ लिया जाता है तो चाइना को मिला है। इस सूची में 10वां स्थान जो आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी प्राप्त हुआ है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला विकल्प है कोलकाता, दूसरा विकल्प है बेंगलुरु, तीसरा विकल्प है मथुरा, चौथा विकल्प है, इसको इनमें से कोई नहीं कर दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो पहला विकल्प है कोलकाता, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है मथुरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प बी बेंगलुरु सही है। प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम, इसे जो है ध्रुव नाम दिया गया है। इसे ध्रुव नाम दिया गया। ध्रुव नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो है ध्रुव तारा जो है, जो हमारा ध्रुव तारा मंडल है, ध्रुव तारा मंडल क्या, वो मत्स्य मंडल का ही एक पार्ट है, मत्स्य मंडल। तो उसके नाम पे जो है प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम का नाम ध्रुव रखा गया है। और इसका उद्देश्य है प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी क्षमता का एहसास कराना और उन्हें समाज के लिए योगदान देने हेतु प्रेरित करना। यह जो है इसका जो शुभारंभ जो है मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? निशंक जी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, चेनानी नासिरी सुरंग का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर किया गया? पहला विकल्प अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा विकल्प श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरा विकल्प गुरु नानक देव, चौथा विकल्प नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे जो है चेनानी नासिरी सुरंग का नाम जो है किया गया है। और ये जो नहर है ये जो सुरंग है ये कहाँ पे है? चेनानी नासिरी सुरंग कहाँ पे है? यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? यह जम्मू कश्मीर में है और भारत की सबसे लंबी सुरंग है। यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9.28 किलोमीटर। 9.28
28 किलोमीटर। इसका नाम कब चेंज किया गया है? चेनानी नासरी सुरंग का नाम कब चेंज किया गया है? 24 अक्टूबर 2019 को जो है इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है सुरंग कर दिया गया है। इसके बाद जो है हमारा जो विकल्प ए है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भी जो है किसी नहर का नाम जो है किसी सुरंग का नाम चेंज किया गया है। कौन सी सुरंग है? रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग या अटल टनल के नाम से कर दिया गया है। कहाँ पे है यह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है और यह जो है लेह मनाली को जो है जोड़ती है। और 25 दिसंबर, चूँकि 25 दिसंबर को जो है अटल जी का जन्मदिवस मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर 2019 को जो है इसका नाम चेंज किया गया है। इसके बाद जो है गुरु नानक देव, विकल्प सी है गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव के नाम पे भी एक जो है रोड का नाम, एक मार्ग का नाम चेंज किया गया है। NH 703AA NH 703AA इस रोड का नाम जो है क्या कर दिया गया? गुरु नानक देव जी मार्ग, गुरु नानक देव जी मार्ग कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ऐसा किसी चीज़ का जो है नामकरण नहीं किया गया। हमारा अगला प्रश्न है मथुरूपूर्णा योजना। मथुरूपूर्णा योजना संबंधित है। पहला विकल्प है जम्मू कश्मीर, दूसरा विकल्प है ओडिशा, तीसरा विकल्प है झारखंड और चौथा विकल्प है कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, कर्नाटक। जो हमारा मथुरूपूर्णा योजना है वह कहाँ से संबंधित है? वह कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया ने जो है इस योजना का शुभारंभ किया। इसमें क्या इसका टारगेट है? 12 लाख गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हाल में ही आए तूफान निसर्ग ने प्रभावित किया। पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, विकल्प ए एवं बी दोनों जो है सही है। जो निसर्ग तूफान आया था वह महाराष्ट्र एवं गुजरात दोनों में आया था। जून 2020 में 1 से 4 जून के बीच में जून 2020 में यह तूफान महाराष्ट्र एवं गुजरात में आया था। यह बेसिकली जो एक गंभीर चक्रवाती तूफान था और इसे उष्णकटिबंधीय तूफान के नाम से भी जो है कह सकते हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय तूफान था। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है थी। और किसी परीक्षा में पूछा गया था कि निसर्ग नाम जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात में आए तूफान निसर्ग का नाम किसके नाम जो है किसने रखा है? तो बांग्लादेश के द्वारा जो है यह नाम सुझाया गया था। बांग्लादेश के द्वारा जो है यह नाम सुझाया गया था। और निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति, निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है रानी का बाव कितने रुपए के नोट पर छपा है? पहला है 100 रुपया, दूसरा विकल्प है 200 रुपया, तीसरा विकल्प 500 रुपया, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए, रानी का बाव जो है 100 रुपये के नोट पर छपा है। और यह रानी की बाव क्या है? रानी की बाव जो है गुजरात के पाटन में, गुजरात के पाटन में है। पाटन का पहले नाम था अन्हिलवाड़ा, जहाँ पर चालुक्यों का शासन था। अन्हिलवाड़ा में कहा किसका था? चालुक्यों का शासन था। और वहाँ के शासक भीम प्रथम जिसने गोरी को परास्त किया था, मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। भीम प्रथम की पत्नी का नाम था उदयमती
उदयमती ने जो है इस बाव का निर्माण करवाया था। बेसिकली जो बाव क्या होती है, सीढ़ीदार कुओं को बोला जाता है। सीढ़ीदार कुओं को जो है बाव के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसका जो रानी का बाव है, जो रानी उदयमत ने बनवाया था अपने पति की स्मृति में, तो इस जो है 100 रुपये के नोट पर इसे स्थान मिला है। और यह कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात के पाटन जिले में अवस्थित है, जहाँ पे प्राचीन काल में चालुक्यों का शासन था, जिसे हम अनिलवाड़ा के नाम से जानते थे। और 22 जून 2014 को 22 जून 2014 को जो है यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। कब? 22 जून 2014 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में जो है सम्मिलित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। पहला विकल्प शशांक मनोहर, दूसरा विकल्प इमरान ख्वाजा, तीसरा विकल्प ग्रेग बार्कले, चौथा विकल्प श्रीनिवासन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो है न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। और इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। जो है शशांक मनोहर जो है इसके पहले आईसीसी के पूर्णकालिक अध्यक्ष थे। और इन्होंने जून 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया था। तब इमरान ख्वाजा को, विकल्प बी जो इमरान ख्वाजा हैं, तो इमरान ख्वाजा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। और बाद में जो है नवंबर में ग्रेग बार्कले को जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। श्रीनिवासन जो है शशांक मनोहर के पहले जो है इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फेसबुक की स्थापना हुई थी। पहला विकल्प है 2003, दूसरा विकल्प है 2001, तीसरा विकल्प है 2004, चौथा विकल्प है 2006। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। फेसबुक की स्थापना हुई थी कब? 2004 में हुई थी। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा जो है फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2020 को कितने राफेल विमान भारत को प्राप्त हुए? पहला विकल्प है 6, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 5, चौथा विकल्प है 8। तो हमारा विकल्प सी 5 हमारा सही आंसर है। 29 जुलाई 2020 को जो है भारत को कुल 5 राफेल विमान प्राप्त हुए। हम लोगों को मालूम है कि भारत एवं फ्रांस के बीच में कुल 36 राफेल विमानों का सौदा हुआ है, जिनमें से जो है 5 राफेल विमान भारत को प्राप्त हो चुके हैं। और यह कहाँ आए थे, किस एयरबेस पे आए थे? तो यह अंबाला एयरबेस पे जो है 5 विमान आए थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है? पहला विकल्प है विजय कुमार सारस्वत, ये हैं। दूसरा विकल्प है प्रोफेसर रमेश चंद, ये भी हैं। तीसरा विकल्प है डॉक्टर वीके पॉल, ये भी है। ये तीनों जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। इसमें डॉक्टर राजीव कुमार जो है यह सदस्य न होके यह उपाध्यक्ष हैं। क्या हैं? यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद हमारा 21वां एवं अंतिम प्रश्न है, देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास हुआ है। पहला विकल्प गोवा, दूसरा विकल्प केरल, तीसरा विकल्प पंजाब, चौथा विकल्प उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर है विकल्प भी, केरला। देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ पे हुआ है? केरल में हुआ। केरल में तिरुवनंतपुरम में जो है इसका जो है शिलान्यास किया गया है। कब हुआ था इसका शिलान्यास? 24 सितंबर 2020 को। 24 सितंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था। और यह इसका उद्देश्य है
चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला जैसे उपलब्ध कराया जा सके। तो यह हो गया आपके तिरुवनंतपुरम में। एक स्थान है थोनक्कल। थोनक्कल एक स्थान है और वहीं पे जो है इसकी स्थापना हुई है। और थोनक्कल में एक चीज़ और, थोनक्कल प्रसिद्ध एक चीज़ के लिए, लाइफ साइंस, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। लाइफ साइंस पार्क कहाँ पे अवस्थित है? लाइफ साइंस पार्क है कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम के थोनक्कल में। तिरुवनंतपुरम के थोनक्कल में अवस्थित है। और इसी लाइफ साइंस पार्क में जो है देश का पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क स्थापित हुआ है। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैंने कुल 21 प्रश्नों को रखा था जो कि परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और अगली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।